गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन है। इससे रिलेटेड टॉपिक जो है हम आगे शुरू करेंगे। और कल हमने यहाँ से लेफ्ट किया था। आई होप आप इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आपको अच्छे से आपने रिमेम्बर या लर्न कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन से मतलब क्या है एक बार बता दूं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना सोल्यूट डिसॉल्व रहता है उसे उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम रहता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो रहते हैं जिनमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एटसेट्रा, है ना। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक किसी भी चीज के बारे में नहीं बताता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास में डाइल्यूट H2SO4 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइल्यूट H2SO4 में इतना H2SO4 घुला हुआ है, ये चीज हमें पता नहीं रहेगी। तो इसके लिए कंसंट्रेशन वर्ड का यूज किया गया है। तो कंसंट्रेशन के लिए कुछ यूनिट्स होती है, जैसे मोलैरिटी। तो ये यूनिट्स ही हमें बताती है कि स्पेसिफिक किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। तो कंसंट्रेशन जो होता है सीधा से मैंने बताया अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन को डिनोट करने की हमारे सिलेबस में 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है मास परसेंटेज, इसको परसेंटेज W लिखते हैं। सेकेंड नंबर इज वॉल्यूम परसेंटेज, इसको परसेंटेज V से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर इज मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको W परसेंटेज WV से डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन से शो करते हैं। फिफ्थ नंबर इज मोल फ्रैक्शन, इसको x से डिनोट करते हैं। सिक्स नंबर इज मोलैरिटी, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, कैपिटल M से शो करते हैं। एंड सेवन नंबर इज मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में इनके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उस मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन पर, उस मेडिसिन के ऊपर के कवर पर दवाई का वॉल्यूम लिखा हुआ होता है। जैसे कि सपोज करो आपका पैरासिटामोल की आपने दवाई पी रहे हो आप, तो उसमें लिखा होता है पैरासिटामोल इतने परसेंट WW या इतना परसेंट VV या इतना परसेंट WV। तो इनका मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज का मतलब होता है, सीधा सा अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, तो उसमें सोल्यूट का अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट लेना है, अगर आपको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस जो आपकी ये यूनिट है इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों का मास लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर, यानी आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो बताओ शुगर का मास परसेंटेज क्या हुआ? तो शुगर का मास परसेंटेज पूछा है, यानी कि शुगर जो है वो आपका सोल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। अब इस फॉर्मूले में मान वैल्यू रखो इसकी, मास ऑफ सोल्यूट का मास यहाँ पे कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, तो ऐसे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम
इंटू 100, तो ये आपका वैल्यू आ गई 10% W। तो दैट इज, इसका मतलब है कि जो आपका 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में अगर डिसॉल्व की जाती है तो उस सॉल्यूशन में शुगर का मास परसेंटेज रहेगा 10। अब यही का यही आपसे पूछ ले कि वाटर का मास परसेंटेज क्या होगा, तो 90 अपॉन 100 इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा 90% W। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि यहां पे मास को अवॉइड करके इग्नोर करके इसकी जगह वॉल्यूम टर्म यूज में लिया जाता है। तो यही फॉर्मूला बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, यहां पे वॉल्यूम वर्ड आ जाएगा, यहां पे भी वॉल्यूम वर्ड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा एग्जांपल है, आपको बोल दिया जाए 40 ml इथेनॉल प्लस 160 ml वाटर। 40 ml इथेनॉल को 160 ml वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो बताओ कितना वॉल्यूम परसेंट होगा इथेनॉल का। तो इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 160 प्लस 40 200 इंटू 100, कितना आ गया 20% VP। क्लियर? तो यहां पे वॉल्यूम टर्म का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट का या सॉल्वेंट का तो मास लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो सॉल्यूट रहता है वो सॉलिड रहता है, ठीक है, उसका तो लिया जाता है मास और बाकी वालों का वॉल्यूम लिया जाता है। जैसे 10 ग्राम शुगर 190 ml वाटर में डिसॉल्व है, 10 ग्राम शुगर 190 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो वापस वही चीज, यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 अपॉन, अब इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा 10 प्लस 190 ml। वॉल्यूम एक्चुअली हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसका मतलब इसका 1 ग्राम एंड 1 ml इक्वल रहता है। तो ऐसे में 190 प्लस 10 इज इक्वल टू 200 इंटू 100, 5% W। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन से हमारा ये मतलब है जब आपका सोल्यूट बहुत कम हो, इतना कम हो कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो, यानी कि मिलियन अगर आपका वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसमें उसका वॉल्यूम है अमाउंट है वो 1 या 2 ग्राम हो। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे आसपास में पानी की टंकी रहती है, बहुत बड़ी पानी की टंकी, किसी के अंदर 1 लाख लीटर, किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख लीटर पानी रहता है, और आप उसके अंदर जाकर के 1 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर लें, तो उस शुगर की कंसंट्रेशन क्या होगी आप सोचिए कि आपने 1 ग्राम शुगर को 10 लाख लीटर वाली पानी की टंकी में डाल दिया, तो शुगर क्या है बहुत कम है, वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कंसंट्रेशन को पीपीएम में शो करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में शो करते हैं। इसी तरह से पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 10 to power 6। सिंपल सी वर्ड में बोलूं कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म आपके पास में दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि क्लोरोफॉर्म के 15 ग्राम 10 टू पावर 6 ml जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व है, यानी 15 ppm क्लोरोफॉर्म जो है वो 15 ग्राम को शो करता है 10 टू पावर 6 जो 1 मिलियन होता है उसके अंदर डिसॉल्व है। अब आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ नंबर इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है
आपके पास में कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर मान लो एक कंपोनेंट, 2 3 4 5 बहुत सारे कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के जो मोल होते हैं उन मोल का जो रेशियो होता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, सपोज करो मेरे पास में एक कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें 3 कंपोनेंट है A प्लस B प्लस C। सपोज करो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया और सॉल्ट भी डाल दिया। आपको पूछ लिया अब इनके अंदर हर एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो पहले हमें इनके मोल चाहिए होंगे। A के मोल है Na, B के मोल्स हैं Nb एंड C के मोल है Nc। और मोल्स अगर आपको नहीं दिए हुए हो, आपको गिवन मास दिया हुआ हो तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्या होगा, अब मुझे बोला गया है कि A का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मोल फ्रैक्शन A का होगा XA, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। और किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। इसका मतलब है A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, A के मोल Na अपॉन, इस सॉल्यूशन में टोटल 3 कंपोनेंट है तो टोटल 3 मोल्स होंगे Na प्लस Nb प्लस Nc। ये किसकी वैल्यू आ गई, A के मोल फ्रैक्शन की। इसी तरह से B की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह से C की मोल फ्रैक्शन Xc इज इक्वल टू Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। यहां पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियरली बता दूं, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व रहते हैं, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होगा। यानी इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट थे A B C, तो इनके 3 मोल फ्रैक्शन थे XA XB XC, तो इन तीनों का सम क्या होगा, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। अगर सपोज करो यहां पे 2 कंपोनेंट होते XA प्लस XB, तो इनका सम भी क्या रहता, 1। अगर यहां पे n कंपोनेंट होते हैं XA प्लस XB प्लस XN, तो इनका भी सम क्या रहता, 1 रहता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल का जो रेशियो रहता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखेंगे। मोलैरिटी कैपिटल एम से शो करते हैं इसको। 11th में आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में एंडिंग में। मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन को मोलैरिटी कहते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व रहते हैं वो उसकी मोलैरिटी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर या इन लीटर। अगर सपोज करो आपको मोल्स नहीं दिए हुए हैं, आपको मास दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे आप, इसका फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोल्स हो गए इनटू, सपोज करो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एमएल में दिया हुआ है, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml
और ml को 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा। ये भी मोलैरिटी की क्या है, एक नया फॉर्मूला है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो एक और फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर आपको मोल्स दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह डेंसिटी दे दी है। आपको वॉल्यूम की जगह पे क्या दे दिया जाए, डेंसिटी दे दी जाए। तो आप सभी जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ऐसी कंडीशन में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे आप क्या लिख दोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू ये चीज सेम टू सेम इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे आप क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये ml में रहेगी, अगर ml में नहीं है लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर आपको एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये चीज आपके आगे काम आएगी। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है। सॉल्यूशन यानी 4 ग्राम NaOH जो है वो 250 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका मोलैरिटी निकालनी है। ध्यान रखना है यहाँ पे 4 ग्राम को 250 ml में ऐड नहीं करना है। 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन के अंदर है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐड करने के बाद वॉल्यूम आपका 250 ml बना है। तो आपका मोलैरिटी क्या होगा, 4 अपॉन NaOH का मोलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन 250, यह आपका 0.4 मोल पर लीटर, ये आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही डेंसिटी का क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उस डेंसिटी वाले क्वेश्चन को अगर ज्यादा से ज्यादा करोगे, H2SO4 की डेंसिटी का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको बस इतना ही करना है, डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी कर देना है, तो इससे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1। अब आपने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाओगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम होगी। तो आपको बोल दिया कि अब इसमें इतना लीटर पानी मिलाने के बाद की इसकी मोलैरिटी क्या होगी। सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास में 0.1 m NaOH का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 250 ml। मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा करके 1000 ml कर दिया, 1000 ml कर दिया। तो बताओ अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला है m1v1 m2v2। m1 क्या है 0.1 m, v1 क्या है 250 ml, v2 आपको दे दिया 1000 ml, m2 निकल सकता है, m2 will be m1v1 by v2। इससे आपका m2 का वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक आपके पास में एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने 11th का प्रैक्टिकल्स में किया था। आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फेरस अमोनियम सल्फेट, एक आपका कंपोनेंट है फेरस अमोनियम सल्फेट, और वो फेरस अमोनियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है किससे, KMnO4 से। तो आपको पूछा है कि इसका m1 मोलैरिटी दे दी KMnO4 की, v1 वॉल्यूम दे दिया KMnO4 का, और आपको बोल दिया जाए, ठीक है, m1v1, फिर उसके बाद में आपको बोल दिया जाए ये KMnO4 जो है ये रिएक्शन करता है फेरस अमोनियम सल्फेट से। किससे रिएक्शन करता है, फेरस अमोनियम सल्फेट से। m2 FAS v2 फेरस अमोनियम सल्फेट, और इनके रिएक्शन के बाद में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या रहेगी। यानी m1 KMnO4 v1 KMnO4, ये एक KMnO4 का मोलैरिटी और वॉल्यूम है, m2 FAS और v2 FAS ये इनका मोलैरिटी और वॉल्यूम है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे
तो लास्ट में जो आपका नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इनका वॉल्यूम जो है वो इनके मोल्स, n1 क्या है KMnO4 के मोल्स है, n2 क्या है फेरस अमोनियम सल्फेट के मोल्स है। इनके मोल्स के थ्रू भी इनका रिजल्टेंट। अब सपोज करो इनमें से आपको m2 दे दिया, v2 पूछ लिया, v2 क्या रहेगा फाइनल वॉल्यूम जो हम टाइट्रेशन में करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको m2 निकालनी है तो m2 भी निकल सकता है। ये बिल्कुल टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड आपका रिलेशन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने कि दो ऐसे सॉल्यूशन है जो आपस में रिएक्शन ही नहीं करते हैं, दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आपस में रिएक्शन ही नहीं करते हैं, उनको अगर आपस में मिक्स किया जाए, अगर रिएक्शन करते हैं तब तो ये फॉर्मूला है, और अगर कोई आपस में रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको एक दूसरे में मिक्स करने पर फाइनल वॉल्यूम या फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। तो आपके सामने एक है, आपका एक कंपाउंड है जिसका नॉन रिएक्टिंग, ये नॉन रिएक्टिंग है, आपके पास में एक कंपाउंड है जिसका मोलैरिटी m1, वॉल्यूम है v1। दूसरा एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2, वॉल्यूम है v2। ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये कोई a सॉल्यूशन, ये कोई है b सॉल्यूशन। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दे जिनका कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, तो ऐसे में आपको पूछ ले कि फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगी उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो फाइनल सॉल्यूशन m3 मानूं मैं इसकी, तो m3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी है। तो ये रिलेशन आपके आगे बहुत काम आएंगे। अगर कोई भी कंपोनेंट रिएक्शन करता है तो ये रिलेशन नहीं करता है, ये रिलेशन और किसी को डाइल्यूट किया जाए तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 वाला रिलेशन काम आएगा। तो ये आपकी मोलैरिटी के क्वेश्चंस थे। मोलैरिटी के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो रिलेशन वगैरह याद रखिएगा। और लास्ट टॉपिक अभी जो मैं कंसंट्रेशन में अभी पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी स्मॉल m, मोलैरिटी क्या है? The moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. The moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is called molarity. Moles of solute in 1 kg solvent. इसको मोलैरिटी कहते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है m is equal to moles of solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सपोज करो वापस वही चीज आपको ग्राम दिया हुआ हो तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट WS कर देता हूं, या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें ग्राम में। तो यहां से भी आपका ये हो जाएगा। तो ये मोलैरिटी का है। और अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक, इसके अंदर भी एक चीज बता देता हूं, अभी 1 मिनट का ही है इसमें। मोलैरिटी और मोलैरिटी में सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी मानी जाती है? मोलैरिटी और मोलैरिटी में सबसे बेस्ट यूनिट मानी जाती है मोलैरिटी। क्यों? मोलैरिटी में क्या चीज होती है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और आप जानते हो मास टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम मोलैरिटी के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता है। तो आप सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन है, किसका है? KMnO4 का। अगर मैं इसको कहीं ऐसी जगह पे लेके जाऊं अंटार्कटिका पे जहाँ पे बर्फ ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर कम हो गया, सीधी सी बात है मोलैरिटी कम हो गई। मैं इसको ऐसी जगह लेके जाऊं जहाँ गर्मी ज्यादा है तो मोलैरिटी अफेक्टेड हो जाएगी। लेकिन मोलैरिटी में मास होता है जो कि टेम्परेचर से अफेक्टेड बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसलिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में मोलैरिटी को बेस्ट यूनिट माना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं तक कंसंट्रेशन तक था। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट्स आए तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में